वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेसिक ट्यूटर बाय निकी। गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक बार नहीं कई बार आपके पेपर में आई हुई है। तो हो सकता है इस बार भी आपके पेपर में आ जाए। तो चलते हैं गाइस डायमेंशन थ्योरम पे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आइए गाइस देखते हैं। तो डायमेंशन थ्योरम में हम सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखो गाइस, स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ़ वी एफ इज़ अ फाइनाइट डायमेंशंस वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है देन एनी टू बेसिस ऑफ वी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो क्या कहता है ये कि अगर यदि इफ Vf is a finite dimension vector space then any two bases of V have same number of element। यानी कि अगर Vf एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो देन उसके कोई दो बेस ले सकते हैं हम। ठीक है, तो देन क्या रखा है, अगर हमने सपोज किया कि Vf को एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, ठीक है, हमने इसके कोई दो बेस ले लिए और हमने कहा कि जो उसके बेस लिए यानी कि हमने तो दो सेट कंटेन किए, उनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो हमें क्या शो करना है, इसकी स्टेटमेंट ये बोलती है कि यदि आप वीएफ को फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं तो देन उसके पास दो बेस होंगे जिनके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन होगा। देखो सपोज करो मैंने एक सेट यहाँ पे ऐड कर लिया S1 जिसके अंदर आपके एलिमेंट है x1 x2 एंड डॉट 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 xn। ठीक है, और एक मैंने सेट कंटेन कर लिया S2 जिसके अंदर आपका एलिमेंट है y1 y2 एंड एशोन ऑफ ym। तो इसमें गाइस n एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, मतलब कि अलग अलग। सपोज करो इसमें 5 एलिमेंट कंटेन हो गया और इसमें 3 एलिमेंट कंटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर देखो बेस तो हमारे मिल गए दो बेस S1 और S2। ठीक है, ये दो बेस है V के। तो ये एग्जाम्पल आपका कहता है कि अगर ये वाला S1 बेस और S2 बेस इसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट कंटेन कर रही हूँ तो इसमें भी 5 एलिमेंट ही कंटेन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स इसका M जो है किसके इक्वल आना चाहिए, N के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे ये बात बोल रही है, क्लियर। तो ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो देखो प्रूफ में पढ़ते हैं अब। सपोज Vf is a dimensions vector space then V possesses a basis। यानी कि अगर Vf आपका एक डायमेंशंस वेक्टर स्पेस है, सपोज करा मतलब कि आपने लेट कर लिया। ठीक है, तो V के दो सेट कंटेन होंगे। देखो इन्होंने कंटेन कर भी लिया, तो यहाँ पे एक उन्होंने अल्फा माना, सेट S1 माना जिसके अंदर कैसे एलिमेंट है, अल्फा 1 टाइप के एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और एड सोन एंड तक अल्फा m एलिमेंट। ठीक है, और क्या क्या उन्होंने S2 मान लिया। S2 में किस टाइप के एलिमेंट है आपके, β1 β2 बीटा n टाइप, और ये दो आपके बेस है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई दो बेस ले रहे हैं तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसमें एलिमेंट कितने कंटेन हो रहे हैं, m, और इसमें एलिमेंट कितने कंटेन हो रहे हैं, n एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं। दैट मीन्स कि इसका m हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, n के इक्वल प्रूव करना है। यही तो बताया था मैंने भी आपको स्टेटमेंट की अगर Vf कोई डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो अगर हम कोई दो बेस ले यानी दो सेट कंटेन करें तो उसके एलिमेंट जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद देखो गाइस, तो इसके बाद कहता है कि अगर सपोज करो आपने क्या किया कि एक एलिमेंट LS1 इक्वल्स टू V। देखो आपको पता है ये S1 और S2 दो बेस है किसके, V के। जब बेस है दैट मीन्स इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, क्योंकि V के ही तो बेस है ये S1 S2। तो अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूं यानी कि L को LS1 का मतलब है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूं मैं अगर इस सेट S1 का, तो वो पूरा सेट क्या कंटेन करेगा, यानी कि वो बेस V के इक्वल ही तो होगा। दैट मीन्स V के इक्वल हो गया, यानी कि V किसके इक्वल हो गया, ये V इक्वल्स टू LS1। देखो बेसिस का मतलब होता है देखो जैसे मैंने बेस आपको बताया यहाँ पे दे रखा है कि टू बेसिस है। अब बेस का मतलब क्या है, पहले भी तो क्वेश्चन आया कि बेसिस शो करो तो हम क्या करते थे, सबसे पहले से लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते थे
और फिर क्या करते थे उसे, हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सेट भी कंटेन करते थे। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है। जब फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है तो दैट मीन्स क्या है कि उसके बेस कंटेन हो रहे हैं। जब बेस, दो बेस को हमें ये दिखाना है कि उन दोनों बेस में, मतलब बेस है हमारे पास, ये तो हमारे पास है कंडीशन की बेस है, ये शो करने की जरूरत नहीं, हमें ये दिखाना है कि उस बेस के एलिमेंट जो है, अगर हम इसमें 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट लेंगे, ये दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सिंस v इक्वल्स टू LS1 ले लिया क्योंकि बेस है, और बेस की कंडीशन क्या कहती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा v जनरेट करना चाहिए, और दूसरा कि LID दिखाना चाहिए, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी तरफ से कंडीशन ले ली, क्योंकि बेस है तो ये कंडीशन लग सकती है v इक्वल्स टू LS1। दूसरा क्या किया, इधर से ये देखो बीटा 1 एलिमेंट है, ये भी तो वी से कंटिन्यू है क्योंकि वी के साइड तो है ये, जब ये वी के सेट है तो इसके अंदर के एलिमेंट भी तो वी से बिलोंग करेंगे। तो हमने क्या किया, एक और चीज ले ली कि बीटा 1 जो है वो वी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो, जब वी LS1 के इक्वल है और बीटा 1 भी वी के इक्वल है, जैसे आपने 12 में पढ़ा था कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो क्या कह देते हैं कि इस ए को सी के इक्वल तो मानेंगे। वैसे ही क्या किया, वी LS1 के इक्वल भी है और बीटा 1 भी तो वी से कंटेन हो रहा है, यानी कि बीटा 1 भी तो वी के अंदर ही है। तो इससे क्या पता चला कि बीटा 1 LS1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम इक्वल तो दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, देयरफॉर बीटा 1 कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एज शोन एज अल्फा n। क्लियर यहाँ तक। देन अब हमने क्या किया, हमने जब ये बात लिख ली, इसके बाद हम एक सेट कंटेन करेंगे अपनी तरफ से, जिसके अंदर आपको ये बीटा 1 एलिमेंट भी कंटेन होना चाहिए और लीनियर कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए S1 का, यानी कि S1 के सेट के एलिमेंट भी होने चाहिए और बीटा 1 के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सेट अपनी तरफ से कंटेन किया S3, जिसके अंदर बीटा 1 एलिमेंट भी है, अल्फा 1 एलिमेंट भी है, अल्फा 2 भी है और अल्फा m तक के एलिमेंट है। दैट मीन्स कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m एलिमेंट आपके कंटेन हो रहे हैं और बीटा 1 भी हमने क्या ले लिया, अपनी तरफ से लेट कर लिया। बोले यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने दो सेट करे S1 और S2। S1 में आपने एलिमेंट लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा m तक, और S2 में कैसे लिए, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा n तक एलिमेंट। और प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों में सेम एलिमेंट कंटिन्यू है, कि अगर इसमें 7 एलिमेंट है तो इसमें भी 7 एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स m n के इक्वल शो करना है हमें। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमें पता है कि दो बेसिस है v के, जब v बेस है तो वो LID भी होगा, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और उसका पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन करे तो वो सेट भी जनरेट करेगा। तो हमने क्या किया, v इक्वल्स टू LS1 लिख लिया। ठीक है, यानी कि ये बेस वाली कंडीशन हमने लगा दी कि LS1 इक्वल्स टू v, और सेट 2 में से क्या किया हमने, बीटा एलिमेंट कंटेन कर लिया, सेट 2 में से तो बीटा 1 कर लिया, और सेट 1 में से सारा लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के v के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं कि v के अंदर LS1 भी है और बीटा 1 भी v के अंदर है, तो दैट मीन्स LS1 बीटा 1 के इक्वल होगा, यानी कि बीटा 1 को हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, जब हमारे पास बीटा 1 भी है और लीनियर कॉम्बिनेशन के मतलब कि सेट S1 भी है, तो हमने एक सेट कंटेन कर लिया जिसमें बीटा 1 भी आ रहा है, अल्फा 1 भी आ रहा है, अल्फा 2 भी आ रहा है, अल्फा m भी आ रहा है। अब ये वाली लाइन समझो गाइस, इसका क्या कहना चाहता है, विच ऑल्सो possesses VF इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। देखो, इस सेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है लाइन का कि आपने जो ये सेट कंटेन किया है ना S3, इसके अंदर बीटा 1 भी है और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m एलिमेंट भी है। अभी आपने जो ये बात लिखी थी यहाँ पे बीटा 1 क्या कह रहा था कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, दैट मीन्स इसके इक्वल होता है बीटा 1 इज इक्वल टू LS1, यानी कि इसके एलिमेंट कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशन में है, यानी कि ये कुछ रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये बीटा 1 इसके साथ कैसे आ गया, दैट मीन्स ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अभी तो आपने यहाँ पे देखा कि बीटा 1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशंस में है। ये बात आपने जब लिखी और आपने एक सेट अपनी तरफ से कंटेन किया, तो दैट मीन्स ये सेट कैसा हो गया, आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी बताया कि बीटा 1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन में चल रहा है, और जब लीनियर कॉम्बिनेशन में चल रहा है दैट मीन्स इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बीटा 1 इज इक्वल्स टू LS1 लिख सकती हूँ। और जब ये इसके मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे, मान लो A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A AN अल्फा n तक लिखेंगे अगर हम एलिमेंट को, तो मतलब क्या है कि बीटा 1 इनके एलिमेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स क्या कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्या है, लीनियरली
डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम बीटा वन के एलिमेंट को उधर कंटेन करें तो जीरो के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट शो हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप देयर एग्जिस्ट a member alpha 1 not equals to beta 1 of this set S3 such that alpha I is linearly combinations of preceding vectors। देखो इस लाइन का मतलब है, अभी आपने बताया कि जो ये सेट है S3 आपका, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों है लीनियर डिपेंडेंट? क्योंकि बीटा वन की कुछ ना कुछ वैल्यू अगर हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इधर की साइड लाए तो इस जीरो के इक्वल होगा, और जब जीरो के इक्वल होगा तो डेट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिपेंड भी करेगी और जीरो भी आएगी, दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब कहता है ये लाइन का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ मेंबर अल्फा आई इज नॉट इक्वल्स टू बीटा वन, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक अल्फा आई भी आया हुआ होगा, यहाँ कहीं बीच में एक अल्फा आई एलिमेंट भी कंटेन हुआ होगा इस पूरे सेट में। ठीक है, उस अल्फा आई के लिए कुछ भी हो सकती है, मान लो 5 होगी, 7 होगी, 10 होगी, 11 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो जो ये अल्फा आई है, ठीक है, तो इसके अंदर एक अल्फा आई एलिमेंट होगा जो इस बीटा वन के इक्वल नहीं होगा। बाकी सारे एलिमेंट इक्वल होंगे तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो ये जो एक मेंबर है जो किसके इक्वल नहीं है, बीटा वन के इक्वल नहीं है, वो क्या कहता है कि जो ये अल्फा आई है जो बीटा वन के इक्वल नहीं है, वो अपना एक खुद का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, लेकिन प्रीसीडिंग वेक्टर्स में। प्रीसीडिंग वेक्टर का मतलब है कि उसकी एक टर्म पहले अल्फा आई, जैसे सपोज करो अल्फा आई मेरा अल्फा 15 है और 15 से पहले तक का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता है, इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये अल्फा 15 से पहले पहले तक के जो एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं उसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा, पीछे वाले को नहीं ले सकता है। तो यानी कि बीटा वन जो है आपका वो ये, यानी कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ये सेट किसके, ये अल्फा आई का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये अल्फा आई का क्या है, लीनियरली कॉम्बिनेशन है। क्या लीनियरली कॉम्बिनेशन है, बीटा वन अल्फा टू एज शोन एज अल्फा आई माइनस वन। क्लियर, समझ में आया? तो जब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसके इक्वल नहीं होगी, और जो इसके इक्वल नहीं होगी उसे हम उसके पहले वाले टर्म तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे। समझ में आया? नाउ इसके बाद आपको लिखना है इफ वी ओमिट वेक्टर अल्फा आई फ्रॉम S3 देन वी इज जनरेटेड बाय रिमेनिंग सेट्स। ठीक है, तो देखो गाइस इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि यदि आप ओमिट माने होता है निकालना, अगर आप इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, अल्फा आई को लीनियर कॉम्बिनेशन में क्यों लिखा, क्योंकि ये बीटा वन के इक्वल नहीं था। तो जो आपने ये सेट लिखा था ना S3 इक्वल्स टू बीटा वन अल्फा टू अल्फा आई अल्फा एम, तो इसमें ये कह रहा है कि जो ये अल्फा आई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था इसके पहले पहले के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसके बाद वाला नहीं, इसके पहले पहले इस अल्फा आई के पहले पहले का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा था अल्फा आई, हमने कहा कि जब तू इतना अलग भाग रहा है तो हमने क्या किया, इसे निकाल दिया उस सेट में से, यानी कि इस S3 में से हमने क्या किया, इस अल्फा आई को रिमूव कर दिया। समझ में आया? क्यों रिमूव किया, क्योंकि वो अपने ही अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं प्रीसीडिंग वेक्टर के साथ, यानी ये अपनी ही अलग टर्म को पकड़ रहा है। तो हमने क्या किया, इसे एग्जिस्ट कर लिया कि भाई तू यहाँ से जा। ठीक है, ये एग्जिट कर गया यहाँ से। ठीक है, नाउ तो हमने क्या किया, एक नया सेट कंटेन किया जिसके अंदर ये अल्फा आई नहीं आएगा, उससे पहले पहले के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे S4 क्या बनेगा, सॉरी ये बीटा टू नहीं आएगा क्योंकि हमने S3 की बात की है, और इस सिर्फ हमने क्या किया है कि इस S3 में से आपने सिर्फ अल्फा आई को कंटेन, यानी जो ये अल्फा आई कंटेन हो रहा था ना जो बीटा वन के इक्वल नहीं था, उसे एग्जिस्ट किया है, यानी उसे निकाला है आपने। ठीक है, और जब आपने उसे निकाला है तो बचे हुआ सेट क्या होगा, बीटा वन अल्फा टू, और अल्फा आई से पहला एलिमेंट क्या होगा, अल्फा आई माइनस वन। देखो सपोज करो अगर ये 15 होता है एलिमेंट तो उससे पहले वाला क्या होता है 14, दैट मीन्स आई माइनस वन होता ना, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या कंटेन हुआ होगा, ये रहा कि पहला सेट क्या हुआ S4 हमारा बीटा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, और यहाँ पे क्या आ गया अल्फा आई माइनस वन और अल्फा आई प्लस वन, तो बीच में अल्फा आई आना चाहिए था लेकिन वो क्या हो गया, रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, वो एग्जिट हो गया यहाँ से, और कहाँ तक एलिमेंट ये, तो ये हमारा सेट क्या हो गया, S4 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का भी? इसके बाद देखो गाइस हमने क्या किया, जब हमने ये सेट बनाया S4, ये हमारा पूरा सेट है S4। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे सेट को एक कॉम्बिनेशन में लिख लिया, किसके,
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया जो कि वी के इक्वल है, क्योंकि भाई बेस है। एक बेस देखो, पहले हमने एक बेस लिया S1, एक लिया S2, उससे हमने एक सेट जनरेट किया था जिसके अंदर से हमने क्या किया था कि S2 में से एक एलिमेंट कंटेन किया था, और S1 में तो था ही एलिमेंट, पूरा सेट ले लिया था हमने, S2 का एक एलिमेंट कंटेन कर लिया था, तो S3 सेट बनाया था। अब S3 सेट में आपने एक एलिमेंट ऐसे देख लिया जो कि उसके आगे एलिमेंट के इक्वल नहीं है, मतलब अपना अलग ही सेट बना रहा है प्रेसिडिंग वेक्टर में, लीनियर कॉम्बिनेशन में वो अलग ही दुनिया में जा रहा है, तो हमने उसे निकाल दिया। हमने क्या किया, एक सेट कंटेन कर लिया S4, तो उसमें क्या किया आपने, β1 α1 α2 ले लिया, और आपने क्या किया, इसको छोड़ के इसके पहले वाली और इसकी बाद वाली टर्म ले ली। सपोज अगर ये 13 है तो उसके 14 और 15 वाली टर्म ले ली आपने, ठीक है। यानी कि अगर ये 14 है तो उससे पहले वाली टर्म क्या होगी 13, और उससे बाद वाली टर्म क्या होगी 15, तो वो ले लिया आपने। तो यानी कि α i-1 α i+1, तो ये सेट जनरेट कर लिया। अब हमारा यहाँ तक का काम फिनिश हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, भाई ये भी तो बेस है, बेस का वैल्यू कर रहे हैं, बेस का सेट बना रहे हैं, तो वो भी तो एक बेस ही कहलाएगा। तो जब ये भी एक बेस है, ये बेस है, दैट मीन्स इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा। और β2 भी तो वी के अंदर है, जो सेट 2 में आपके एलिमेंट थे β1 β2 एस्ट्रोनेट βn तक के, तो वो उसमें से आपने क्या किया, पहले तो आपने β1 लिया था जब आपने सेट S3 की बात की थी, लेकिन अब आप बात किसकी कर रहे हैं, सेट S4 की बात करें, तो आपने β1 की तो कंडीशन खत्म कर दी, आपने सेट S3 में यूज़ कर लिया। अब उसके बाद वाला टर्म क्या होगा β2, उसे आप किस में यूज़ कर रहे हो, इस कंडीशन में यूज़ कर रहे हो। क्लियर। तो आपने क्या किया, v को इसमें से लिया और β2 में से मतलब β2 आपने ले लिया v से। अब देखो दोनों चीज़ आ गई, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, दैट मीन्स a इक्वल्स टू c। तो अब कौन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जब β2 v में भी और v में क्या है LS1 है, तो β2 जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसके, S4 के। क्योंकि यहाँ से देखो ये एक फर्स्ट कंडीशन है, सपोज ये क्या सेकंड कंडीशन है, और इसमें दोनों बात में देखो यहाँ पे लिख रखा है v LS2 के इक्वल भी है, और जो आपका v है वो आपका मतलब कंटेन भी कर रहा है β2 एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों बात में v कॉमन है, तो दैट मीन्स β2 किसके इक्वल आ गया, LS2 के। जो आपने β2 एलिमेंट देखो, मैंने अभी आपको जो कंडीशन बताई v इक्वल्स टू LS2 और v बिलोंग्स टू β2, यानी कि दोनों में ही v है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि सेट β2, इसका मतलब L का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो सेट S2 यानी कि β2 आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके, सेट S4 के। तो देन आपका जो नया सेट बनेगा S5 वो क्या बनेगा, क्योंकि भाई β2 भी तो आ गया आपके एलिमेंट, v में β2 भी आ गया और LS4 तो है ही, तो यानी कि आपका जो नया सेट जनरेट होगा वो किसके हेल्प से जनरेट होगा, S4 की हेल्प से जनरेट होगा। तो S4 में तो सारे एलिमेंट है ही, और अभी हमने नया एलिमेंट कंटेन करा β2, तो नेक्स्ट सेट क्या बनेगा आपका, यानी कि सारा सेट ले लेंगे हम S4 वाला, ठीक है, बस उसमें एक एलिमेंट ऐड कर लेंगे β2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। बस ये वीडियो मिस नहीं करनी है, जरा सा भी अगर आप सेकेंड को मिस कर रहे हो दैट मीन्स आप अपना कॉन्सेप्ट भूल जाओगे आपने क्या किया है। देखो अब यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई होगी कि आपका सेट S5 कैसे बना, S4 की हेल्प से बना, बस आपने क्या किया, एक β2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि देखो v लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें भी है और इसमें भी है, तो इससे पता चला कि β2 एक्सप्रेस कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो हमने क्या किया, β2 को इस सेट में रख लिया। अब देखो फिर से वही चीज है आगे कि β2 जो है आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन में इस सेट S4 के, और ये इसमें भी β2 आ रहा है। अब इसमें कुछ ऐसी वैल्यू भी तो होगी जो आपस में मतलब कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर वैल्यू जो होगी β2 के इक्वल होगी, इसकी हर एक जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट वो β2 के इक्वल होगी। अब फिर से पहले वाली कंडीशन जैसे इसमें α i आया था, वैसे ही अब कोई नया एलिमेंट देखेंगे जो इस β2 के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन अब तो सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जब इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ये रिलेट्स कर रहे हैं एक दूसरे से, दैट मीन्स क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसके बाद हम फिर से वही लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए मेंबर अल्फा जे। तो देखो यहाँ पे गाइस कहीं ना कहीं आपका एक एलिमेंट अल्फा जे भी कंटेन हुआ होगा ना कहीं तो अल्फा जे कंटेन हुआ होगा। अब फिर से वही चीज़ है कि जो ये अल्फा जे है आपका, ये इस β2 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है,
ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि ये इस बीटा टू से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बल्कि सारे एलिमेंट इक्वल है जब वो तो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट भी जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और जब ये तो इक्वल ही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये सेटिस्फाई करवाएंगे ही जीरो को। है कि ये बीटा टू बाकी सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन जो ये एलिमेंट जो यहाँ पे बैठा हुआ है ये अल्फा जे, ये इससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और जब डिफरेंट है, जो डिफरेंट होता है उन सोचते हैं मैं अपना अलग क्रिएटिव करूँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया प्रीसीडिंग वेक्टर के। प्रीसीडिंग वेक्टर मतलब कि पहले वाली टर्म उस अल्फा जे की पहले वाली टर्म की। ठीक है, अब फिर से वही चीज़, ऑब्वियसली अल्फा जे विल बी डिफरेंट फ्रॉम बीटा वन। कहने का मतलब है कि फिर से वही वाली बात है कि बीटा वन और बीटा टू से सेटलमेंट्स की अल्फा जे जो है वो ना तो बीटा वन के इक्वल है और ना ही किसके इक्वल है, बीटा टू के इक्वल है। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब ये है, ये मतलब जो लाइन कहना चाहती है यहाँ पे कि ऑब्वियसली अल्फा जे विल बी डिफरेंट फ्रॉम बीटा वन बीटा टू, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा जे है ना तो वो बीटा वन के इक्वल है ना ही वो बीटा टू के इक्वल है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जब तो उसने अपना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, जब तो उसने क्या किया, अपना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। नाउ सिंस बीटा टू बीटा वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो मतलब कि इसी तरह जब भी अल्फा जे डिफरेंट है बीटा वन बीटा टू से, दैट मीन्स बीटा टू बीटा वन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि ये अलग है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा ये अल्फा जे पे, तो टोटली डिफरेंट है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और ये प्रोसेस गाइस आपकी ऐसी चलती रहेगी कि जैसे आपने सेट S5 किया, अब आप क्या कर सकते हैं, इस S5 में से आप, क्योंकि पता ही है अभी आपका बेस है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक सेट कर लेंगे, यानी कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन वी के इक्वल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप बीटा थ्री ले लेंगे एलिमेंट। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी, एक एलिमेंट आता रहेगा दूसरा एलिमेंट जाता रहेगा, मतलब कि ये एग्जिट करते रहेंगे। ऐसे मान लो अभी आ गया तो अभी से निकाल देंगे, ओमिट कर देंगे, तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहेगी, एक एलिमेंट ऐड करेंगे दूसरे को रिमूव करेंगे, तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। और क्या सोल्यूशन मिलेगा इसके बाद देखते हैं गाइस। तो देखो गाइस, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, obviously set S1 of ds cannot be exhausted before the set S2 of betas, otherwise VF will be linear span of proper subset of S2। देखो इसमें ये कहना चाहता है कि जो आपके सेट है S1, उसमें जो आपके अल्फाज है, ठीक है, अल्फाज का मतलब अभी आपने जो कंटेन किया था सेट S1, उसमें किस तरह के एलिमेंट थे, ये थे अल्फा वन अल्फा टू एंड शोन ऑफ अल्फा एम एलिमेंट थे। और जो आपने सेट S2 कंटेन किया था उसमें किस टाइप के एलिमेंट थे आपके, बीटा वन बीटा टू एंड शोन ऑफ दी बीटा एन। आपने ये दोनों सेट कंटेन किए थे। ठीक है, अब जो ये दोनों सेट आपने कंटेन किए थे, इन दोनों सेट में आपने क्या यहाँ पे लिखा है कि अगर सेट S1 के अल्फाज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बिफोर द सेट ऑफ, देखो इसका मतलब है कि बीटास के आने से पहले अगर आपके अल्फाज जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका लीनियर स्पान सही से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अल्फाज को जब ही निकालना है जब आपका कोई बीटास ऐड हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे हमने क्या करा था, सेट थ्री S3 बनाया था। S3 में क्या किया था हमने, जब हमने बीटा एक एलिमेंट बी से कंटेन किया था और इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लगाया था, तो यहाँ से क्या कंडीशन आई थी कि बीटा वन जो है वो LS1 के इक्वल है। तो यहीं से तो हमने एक सेट जनरेट करा था जिसमें आपके बीटा वन के एलिमेंट भी थे और सेट S1 के भी थे जो S3 थे। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका अल्फाज, यानी कि अगर आपका अल्फाज से पहले बीटास, मतलब कि बीटास के आने से पहले अगर आपके अल्फाज जा रहे हैं तो दैट मीन्स आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले बीटास को लाना है, तभी आपको अल्फाज को निकालना है, तभी आपका एक प्रॉपर सबसेट बन पाएगा S2। ठीक है, यानी कि तभी आपका VF जो है वो लीनियर स्पान होगा किसका, प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 का। ठीक है, तो देन S2 क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और जब S2 लीनियरली डिपेंडेंट होगा दैट मीन्स कि M जो है वो लेस देन नहीं होगा किसके, N के, यानी कि S1 सेट जो होगा वो आपका लेस देन नहीं होगा S2 सेट के। ठीक है, यहाँ पे ये बात कहना चाहता है, ये आपको शो नहीं करना है, इसे आपको M और N की टर्म में करना है, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, N इक्वल्स टू M प्रूफ करना है। तो आपने यहाँ पे क्या कहा कि आप S1 के एलिमेंट को पहले नहीं ला सकते हो बीटास से। ठीक है, नहीं तो आपका VF जो होगा वो लीनियरली स्पान बनाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 के।
ठीक है। तो बीटा के आने से अल्फा के जाने से, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड कर रहे हैं। तो S1 जो है वो लेस देन नहीं होना चाहिए S2 से, पहली तो यही बात कहती है। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो प्रोसेस हम चला रहे थे S1 S2, अब हम क्या करें कि S1 को तो S2 कंटेन कर ले, यानी इंटरचेंज कर रहे हैं। S1 को तो हमने S2 कंटेन कर लिया और S2 को S1 कंटेन कर लिया, यानी कि अब S1 में हमने बीटा 1 के एलिमेंट मान लिए और S2 में अल्फाज के एलिमेंट मान लिए। तो अभी जो सारी प्रोसेस है आपकी ये फिर उल्टी जाएगी, मतलब कि अब जहाँ पे अब क्या बात बोली जाएगी कि जब तक कि S2 के एलिमेंट नहीं आ जाते, यानी कि जब तक कि आपके S1 में जो ये एलिमेंट है बीटा 1 वाले, जब तक ये नहीं मतलब कि जा सकते, जब तक कि आपके बीटाज ऐड नहीं हो जाते, ये वाली बात कहेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि VF जो है आपका लीनियरली स्पान कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि S1 लीनियरली डिपेंडेंट है। ऐसे अगर हम इनका इंटरचेंज करें रोल, S1 की जगह S2 करें या S2 की जगह S1 कर दिया हमने, तो इससे अब क्या कंडीशन आएगी, n लेस देन नहीं होना चाहिए इनके। और आपने ये बात पढ़ी है कि जब A नॉट इक्वल्स टू B हो और A मतलब कि सॉरी लेस देन के इक्वल होता है B और ग्रेटर देन के भी इक्वल है, मतलब वो लेस देन भी हो रहा है ग्रेटर देन भी हो रहा है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो इक्वल है। ठीक है, मतलब कि अगर ये दो बात की जा रही है कि A लेस देन भी होना चाहिए B से और A ग्रेटर देन भी होना चाहिए B से, दैट मीन्स वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही करना है कि पहले तो ये लेस देन नॉट इक्वल्स टू n था, अब हमने जब इंटरचेंज किया तो यहाँ पे m की जगह n आ गया, m की जगह m आ गया। आप इसे फर्स्ट मान ली, सेकंड मान ली, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से, यानी जब दो तरफा बात हो जाती है कि भाई तू लेस देन भी है और वो कह रहा ग्रेटर देन भी है, तो मतलब कि दोनों बराबर है, ना तो वो लेस देन है ना वो ग्रेटर देन है, तो मतलब कि वो इक्वल है। तो इससे क्या पता चला कि n किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो आई होप गाइस आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई VF एक डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उससे क्या होगा, उसके पास दो बेस हमने ले लिए V के और उनके पास सेम एलिमेंट होने चाहिए। बेस आप सेट भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे S1 है और S2 है, तो इसके जो एलिमेंट है वे सेम हमें प्रूफ करने दें। गाइस इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने VF को डायमेंशन वेक्टर स्पेस माना, तो हमने क्या किया, B के दो बेस कंटेन कर लिए, एक तो सेट S1 एक S2, और डायमेंशन जो हम कहते हैं कि इनके अंदर सेम एलिमेंट कंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, VLS1 यानी कि इस सेट के पूरे V मतलब कि इसका पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, मुझे भी तो बेस V का है मतलब ये B के इक्वल ही होगा लीनियर कॉम्बिनेशन इसका सारा। ठीक है, और हमने सेट S2 में से एक बीटा एलिमेंट है, इसे भी हमने V से कंटेन कर लिया। तो जब भाई ये दो बातें है कि V अगर LS1 के भी है और V बीटा 1 के भी है, दैट मीन्स बीटा 1 क्या है आपका, लीनियरली कॉम्बिनेशन में है किसके, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया, जब हमने बीटा 1 को लीनियरली कॉम्बिनेशन दिखा दिया, इस सेट किसके, ये पूरा सेट S1 ही तो है, इसके जब लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया दैट मीन्स हमने एक सेट कंटेन कर लिया S3। यही तो कंडीशन होती है। अब इससे मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कौन, सेट S3। ठीक है, तो उस सेट में हमने क्या किया, बीटा 1 भी ले लिया और उसके सारे एलिमेंट भी ले लिया S1 के। अब इसमें कहीं ना कहीं एक बीच में एक एलिमेंट ऐसा आया होगा जो इसके इक्वल नहीं होगा। वैसे हम देखते हैं लीनियर डिपेंडेंट के लिए कि कोई एक भी जीरो आ जाए, यानी कोई एक भी ऐसा आ जाए जो जीरो के इक्वल ना हो या कोई डिपेंड ना कर रहा हो, तो हम कह देते थे लीनियर डिपेंडेंट है। तो हमने इसके सारे इसमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट सब डिपेंड थे और इक्वल थे बीटा 1 के, लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा था जो इस बीटा 1 के इक्वल नहीं था। और जब ये बिल्कुल डिफरेंट होगा तो इनने क्या किया, अपना लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाया प्रीसीडिंग वेक्टर का, यानी कि इससे अपने पहले वाली टर्म के लीनियरली कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसके जब इसने इससे प्रीसीडिंग वेक्टर बनाया तो मतलब क्या है कि ये इससे हमने ओमिट कर दिया कि भाई जब तू अपना अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो तू अलग जा। ठीक है, इनने क्या किया, अपना अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। तो जब इसने अपना लीनियरली अलग कॉम्बिनेशन बनाया तो वो क्या बनाया, बीटा 1 अल्फा 2 और अल्फा I माइनस 1, यानी प्रीसीडिंग अल्फा आई का प्रीसीडिंग क्या होता है, अल्फा I माइनस 1। अगर 13 है तो उससे पहले क्या होगा, 12, तो I माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे अल्फा आई, जब इनने अपना अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो हमने इसे ओमिट कर दिया, यानी कि निकाल दिया, रिमूव कर दिया से। ठीक है, किससे, S3 से। और एक जो बचा हुआ सेट था उसे हमने क्या कर लिया, कुछ सेट कंटेन कर लिया, यानी कि S4 कंटेन कर लिया। उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
और जो ये वाले एलिमेंट है आपके अल्फा ए माइनस वन और अल्फा ए प्लस वन, यानी उससे बाद वाला बस अल्फा ए जो था ना बीच में वो हमने रिमूव कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट इसमें ऐसे कैसे कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट था S4। अब हमने क्या किया, इसमें से ऐसे तो पूरे जो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे वी के इक्वल, बीटा टू बिल्कुल सेम वही प्रोसेस कंटिन्यूसली चली जा रही है, मतलब कि ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, जैसे बीटा ऐड होता रहेगा आपके अल्फाज रिमूव होते रहेंगे। तो इसमें लास्ट में ये बात कह रखी थी कि आपके अल्फाज जब निकलेंगे जब आपके बीटास ऐड होंगे, अगर उससे पहले हो जाते हैं तो आपका जो लीनियर स्पान है वो प्रॉपर सबसेट क्या कहलाएगा, लीनियर स्पान कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका एन जो है वो लेस देन नॉट इक्वल्स टू एम होगा। और अगर हम उनके रोल्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि अगर हम कह दें कि S1 भाई तू S2 बन जा और S2 को कह दें कि तू S1 बन जा, तो उससे क्या होगा, उसके इंटरचेंज हो जाएंगे। अभी तो हम एन नॉट इक्वल्स टू एम बताया, तो तब क्या बन जाएगा, एम नॉट इक्वल्स टू एन बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारी ऐसी ही कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और जब हम कहते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन बी, मतलब ए छोटा भी है बी से और बड़ा भी है, तो उसका मतलब क्या है कि ना तो वो छोटा है ना वो बड़ा है, क्या है, बराबर है। तो वही कंडीशन यहाँ पे देखी हमने, जब फर्स्ट सेकंड माने तो उससे क्या पता चला कि एम जो है वो एन के इक्वल है। तो आई होप गाइस आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और नए सैम्पल पेपर के साथ। तो आपका 2014 का सैम्पल पेपर कंप्लीट हो चुका है।